गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बेंट्स रूल का एक्सटेंशन जो है वो हमने पढ़ लिया है और अब हमें फैक्टिव कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने हैं जिसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वो सब चीज़ें डिस्कस करनी है और उसी की बेसिस पर हमारे पास जो सवाल होते हैं उनको भी कैसे देखेंगे हम, अरेंजमेंट वो भी सीखेंगे। सो आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स। वो क्या है? दैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स। अब ये बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक जो है ये हमें पढ़ना है और इसमें सबसे पहले जो बॉन्ड पैरामीटर हमें पढ़ना है, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, दैट बॉन्ड पैरामीटर इज़ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो पहले हम बॉन्ड एंगल की तरफ देखेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ बॉन्ड एंगल एंड वेरियस फैक्टर्स दैट affect the bond angle and various factors that affect the bond angle। बहुत सारे various factors जो होते हैं जो bond angle को इफ़ेक्ट करते हैं वो भी हमें स्टडी करना है। अब बेटा bond angle तो आपको पता ही है। मान लो मेरे पास, या फिर मैं let us do it like this, मेरे पास कोई सेंट्रल एटम है B, इसके साथ बेटा एक एटम A लगा हुआ है। यहाँ से मान लीजिए अब ऐसे B एक लगा हुआ है, ठीक है, तो बी नहीं, मैं ए बोलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक एटम ए लगा हुआ है, सो दिस इज़ द बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो थीटा है, ये थीटा ही असल में बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ये जो बीच में मेरे पास बी एटम है इसको हम कहेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, और ये जो दो एज लगे हुए हैं यहाँ पर, ये ए और ये ए, इन दोनों को बेटा हम मिलाकर कहते हैं सराउंडिंग एटम्स। क्या कहते हैं? सराउंडिंग एटम। तो एक हमारे पास होता है सेंट्रल एटम और दूसरा हमारे पास होता है सराउंडिंग एटम। ठीक, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब हमें देखने हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर जो बेटा इसको इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। जो फैक्टर सबसे पहले इसको इफ़ेक्ट करता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम को बेटा मैं Ca लिख रहा हूँ, गिव्स अस द परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड based on the fact that bond angle is directly proportional to percentage S character, we can decide the bond angle order। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जो बेटा आपको पता भी होगा कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की SP है और उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया 50%, और अगर वो 50% हो गया उसमें बॉन्ड एंगल हम जानते हैं 180 डिग्री है बेटा। फिर हमने देखा था कि अगर SP2 हो जाएगा तो दिस इज़ 33.3%, उसमें बेटा बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। और फिर अगर हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ ओनली 25%, सो द बॉन्ड एंगल इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो जैसे जैसे आप बेटा देखोगे कि एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है बेटा, तो हम ये भी कहेंगे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यू कैन ईजिली सी दैट। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर बेटा हमारे पास। अब इसी की एग्जांपल पर बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पास है NO2 और हमारे पास है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ज़रा बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ स्ट्रक्चर इसका, सो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ठीक है, और अब ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक, और बेटा अगर मैं आपको NO2 का बताऊं तो NO2 इज सिंपली लाइक दिस। ठीक है, और इस पर क्या रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पर इस N की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP। तो बेटा बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ पर इस नाइट्रोजन की बेटा हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP2,
दैट इज़ sp2। और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो आपको अब याद ही रखना होगा, दिस बॉन्ड एंगल इज़ 115 डिग्रीज। ठीक है, थोड़ी बहुत तो रिपल्शंस होती ही हैं किस चीज़ के बीच में बेटा। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बीच में रिपल्शंस हो जाएंगी, जिनको दूर करने के लिए बॉन्ड एंगल जो है कैसे करेगा, देखो कैसे। यहाँ पर जो आपके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसका नाम भी लिख रहा हूँ, दिस इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, मल्टीपल बॉन्ड को थोड़ा रिपल्शन करेगा और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी क्या करेगा, थोड़ी बहुत रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बॉन्ड एंगल भी आज से आप याद रखिएगा, दैट बॉन्ड एंगल इज़ 115 डिग्रीज। तो मैं कुछ बॉन्ड एंगल्स आपको कहूँगा याद रखने के लिए भी, तो आपको वो याद रखने हैं एज इट इज़। ठीक है, तो दोनों ये एग्जांपल्स उसकी हैं, NO2 के साथ साथ NO2 पॉजिटिव मैं आपके लिए लिखता भी हूँ। NO2 का बॉन्ड एंगल बेटा दैट इज़ 115 डिग्रीज, और बेटा NO2 पॉजिटिव का that is 180 डिग्री। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, हाँ, अब कुछ बच्चों को मे बी ये भी डाउट होता होगा कि सर NO2 पॉजिटिव, NO2 जो आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाया जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन था, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे है क्या, sp2। हालांकि अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन के यहाँ से सिर्फ एक बॉन्ड पेयर काउंट किया जाएगा, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर तो सर इसके पास कोई बचा नहीं, इसके पास तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, व्हेन द सराउंडिंग एटम हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हेन द सराउंडिंग एटम हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन central atom, greater than central atom, then the odd electron is counted for hybridization। तब हम उसको hybridization में लेते हैं। ठीक है, ठीक, but if the surrounding atom has lesser electronegativity, then central atom, the odd electron या इसी odd electron को आप कहते हो unpaired electron। क्या कहते हो, unpaired electron is not counted for hybridization, is not counted for hybridization। तब आप इसको hybridization में नहीं गिनते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, देयरफॉर ये जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर 3 बन जाएगा, जहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखूंगा ना CH3 और ऊपर उसके ऐसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो बेटा यहाँ पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लेकिन मैंने इस वक्त क्या किया है, चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर ही सिर्फ चूंकि 3 ही है, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, सॉरी। क्लियर, आई होप बेटा ये रूल भी आपको समझ में आया होगा, दैट इज़ क्लियर टू यू। नाउ हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। दूसरा बेटा, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on the central atom, presence of lone pair of electron on the central atom generally decreases the bond angle, generally decreases the bond angle। तो अगर आपके पास सेंट्रल एटम पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिकॉज ये रिपल्शंस को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपकी एग्जांपल है CH4, एक और जो हमारे पास है दैट इज़ अमोनिया, और अमोनिया के बाद हमारे पास है वाटर। तो अगर आपको पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं, तो अगर मैं इनका आपको देखूं, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करोगे तो ये रहा मेरे पास मीथेन
ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास अमोनिया। अब अमोनिया में चूंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल ज़रूर थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में बेटा हमारे पास वाटर भी है, और वाटर में तो ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स हैं, और अगर दो दो लोन पेयर्स हैं तो बॉन्ड एंगल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया लेकिन कम होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्रीज। अमोनिया में ये कितना होता है मैंने आपको पहले भी बोला है 107 डिग्रीज। और मीथेन में ये कितना होता है बराबर 109 डिग्री 28 मिनट्स। देयरफॉर आप कह सकते हो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो है मीथेन में ज़्यादा, फॉलोड बाय अमोनिया में, और फॉलोड बाय वाटर में। क्यों? बिकॉज लोन पेयर मीथेन में 0, अमोनिया में 1, वाटर में 2। तो वही हमने लिखा कि प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। ठीक है। उसी तरीके से बेटा आप चाहो तो एक और भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास SO3 और SO2 में दिया गया है। ठीक है। अब SO3 कैसे है ये भी आपको पता ही होगा। यहाँ पर भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और SO2 में चूंकि बेटा हमारे पास यहाँ पर ऐसे एंड देन वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा इसकी भी कितनी sp2, लेकिन ये रेगुलर ज्योमेट्री है। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल थीटा है दैट इज़ 120 डिग्री, और यहाँ पर ज़रूर थीटा 120 से छोटा होगा, एंड दैट इज़ नियरली 118 डिग्री। देयरफॉर आप कहोगे कि SO3 में बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SO2। क्यों? बिकॉज लोन पेयर SO3 में कोई नहीं है, SO2 में एक है। तो एक लोन पेयर होने की वजह से भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास दो। पहला हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, दूसरा जो हमारे पास था दैट वाज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, और तीसरा जो है बेटा वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इसको दो हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ कंसिडर्ड बेस्ड ऑन टू सिचुएशंस। अब क्या है वो दो सिचुएशंस? पहली सिचुएशन बेटा दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसकी बेसिस पर भी बॉन्ड एंगल को दिया जाएगा। मतलब देखो बेटा होता क्या है अगर आपके पास मान लो एज B जो है यहाँ पर, और ये A जो है आपके पास, ठीक, मान लो बेटा B बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू A। तो ये जो बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये होंगे ना B के ज़्यादा नज़दीक। जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो B के ज़्यादा नज़दीक होंगे, क्योंकि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चूंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों अब क्लोज आ रहे हैं, तो ज़रूर बेटा बॉन्ड एंगल को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज़ होना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँगा नहीं, सराउंडिंग एटम जो है, यानी कि सेंट्रल एटम को जो घेरे हुए एटम्स हैं, दूसरे एटम्स जिनको हमने सराउंडिंग एटम कहा था, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, तो चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो ये मान लो अब बेटा वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कहाँ पर होगा, वो होगा ना A के नज़दीक, क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब चूंकि वो ज़्यादा है A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड को ओपन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से दो चीज़ें सीखी। क्या पहली चीज़ सीखी बेटा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम को देखा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब बेटा हम कहेंगे जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। आपके पास है बेटा NCl3, आपके पास है PCl3, आपके पास है ASCl3, और आपके पास है SbCl3। तो बेटा हम जानते हैं नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, एज कम्पेयर टू आर्सेनिक, एज कम्पेयर टू एंटीमनी, और सराउंडिंग एटम चूंकि बेटा सब में ही सेम है, देयरफॉर हम कहेंगे NCl3 में जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PCl3, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ASCl3, और वो ज़्यादा है SbCl3। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये मैंने ऐसे आंसर दिया।
ठीक है बेटा। अब इसी में बेटा जो बी पार्ट है, जो इसी का बी पार्ट है वो देख लीजिएगा। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो क्या कहेंगे बेटा हम, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बेटा मैंने उसको ऐसे लिख दिया, लेस इज द बॉन्ड एंगल, है कि नहीं, लेस इज द बॉन्ड एंगल एंड वाइस वर्सा। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और वहां से हमने देख लिया था बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसकी भी बेटा मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे बेटा आपके पास है SOF2, आपके पास है SOCl2, आपके पास है SOBr2, और बेटा आपके पास है SOI2। मैं आपको इनका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। बेटा इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मुझे बनाना चाहिए क्योंकि इस पर लोन पेयर भी है, सो आई शुड मेक दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस। पहले मुझे F दिखाना चाहिए यहाँ पर, फ्लोरीन, और बेटा यहाँ से भी फ्लोरीन, फिर S, फिर यहाँ से लोन पेयर, फिर ये, फिर यहाँ से क्लोरीन, फिर यहाँ से क्लोरीन, फिर यहाँ से ब्रोमीन, फिर यहाँ से ब्रोमीन, और फिर यहाँ से आयोडीन, यहाँ से आयोडीन। अब बेटा सेंट्रल एटम भी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ सराउंडिंग एटम अलग अलग है। चूँकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल θ1, यहाँ पर बॉन्ड एंगल θ2, यहाँ पर बॉन्ड एंगल θ3, और यहाँ पर बेटा बॉन्ड एंगल θ4। अगर मैं अब आपसे बेटा दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, आप ज़रा इस बॉन्ड एंगल की तरफ भी नज़र रखिएगा। ये है φ1, ये है φ2, ये है φ3, और ये है φ4। ज़रा आप दोनों बॉन्ड एंगल्स को जब कंपेयर करेंगे ना, जब मैं थीटा वाले बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि θ1 इज़ लेस देन, θ2 इज़ लेस देन, θ3 इज़ लेस देन θ4। ठीक, लेकिन अगर आप 5 वालों को बेटा कंसिडर करोगे, जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर θ1 बहुत छोटा है ना बेटा, φ1 बहुत बड़ा होगा, तो उसका बेटा बॉन्ड एंगल देख लीजिएगा, φ1 इज़ ग्रेटर देन, φ2 इज़ ग्रेटर देन, φ3 इज़ ग्रेटर देन φ4। प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने जो रूल बनाया है कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम, वो बेस्ड ऑन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेस्ड ऑन थीटा जो है वो आंसर दे रहा हूँ। लेकिन φ1, φ2, φ3 एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि उसमें से कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट मैंने आपको बेटा लिखवाना है वो ये है, अप्लाई ऑल दीज रूल्स, अप्लाई ऑल दीज रूल्स सीक्वेंशली, अप्लाई ऑल दीज रूल्स सीक्वेंशली। मतलब बेटा सबसे पहले आप चेक करोगे किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, फिर आप चेक करोगे बेटा प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, फिर आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, और लास्ट में जाकर आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम। तो आपको ये चारों रूल्स सीक्वेंशली लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले लास्ट पर पहुंच जाओगे फिर पहले वाले पर आओगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सीक्वेंशली लगाने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जिनसे हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। और जो जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा याद रखने के लिए वो आपको याद रखनी ही होगी, अदरवाइज़ यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो पहला है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। मतलब पहले आपको वो लगाने जिनमें छोटे फिर बड़े वाले आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास है SX2, फिर बेटा आपके पास है SEX2, फिर है बेटा आपके पास TEX2। उसके बाद बेटा बी पार्ट जो आपके पास है दैट इज़ H2O, दैट इज़ बेटा H2S, दैट इज़ बेटा H2SE, और बेटा देन यू हैव H2TE। ठीक है, अब इसके बाद बेटा तीसरा जो है वो है NO2 पॉजिटिव, वो है आपके पास NO2,
वो है आपके पास NO3 माइनस, फिर है आपके पास NO2 माइनस। तो चलो पहले हम इनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस वाले का अगर आपको सोल्यूशन लिखना है तो दूर से ही पता लग रहा है बेटा, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम एक ही ग्रुप के हैं। तो बेटा इनमें जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, उनमें से दो ये शेयर कर चुके हैं, पीछे बचे 4। मतलब बेटा सबकी हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इट इज़ sp3, इट इज़ sp3। तो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन से कुछ नहीं होगा बेटा। लोन पेयर सब में बराबर बराबर सेंट्रल एटम पर दो दो हैं, तो वो तो कोई डिसाइड नहीं करने वाला। तो डेफिनेटली सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम, एज़ कम्पेयर टू टेलुरियम, एज़ कम्पेयर टू टेलुरियम। देयरफॉर हम कहेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, आप क्या कहोगे बेटा, SX2 इज़ ग्रेटर देन SEX2 इज़ ग्रेटर देन TeX2। तो बेटा ये है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक, अब बेटा हम ज़रा दूसरा वाला चेक करें। यहाँ पर बेटा आप चेक करो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम, मतलब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन सेम, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेलेनियम की हाइब्रिडाइजेशन सेम, इवन टेलुरियम की भी हाइब्रिडाइजेशन सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सब पर दो दो ही हैं, तो उससे भी कोई डिसाइड नहीं होने वाला। डेफिनेटली इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सबसे ज़्यादा बेटा तो आपको पता है वाटर में है 104.5 डिग्रीज, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो कौन कौन से, H2S, H2SC एंड H2T, रिमेंबर बेटा यहाँ पर तो आपके पास ड्रैगोज रूल लग जाएगा। इनमें तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इनके लिए नो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन ड्रैगोज रूल, बेस्ड ऑन ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल के हिसाब से इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो अब इनका बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होता है वो नियरली 90 डिग्री होता है। सबका नहीं 90 होता, लेकिन 90 के बहुत नज़दीक होता है। H2S का बेटा जो होता है ना, दैट इज़ 92 डिग्रीज, H2SE का होता है 91 डिग्रीज, और इसका होता है 90 डिग्रीज। वाटर में तो हमें पता ही है 104.5 डिग्रीज। देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, अच्छा मैंने तो पहले एक गलती कर ली है, फर्स्ट आई हैव डन अ मिस्टेक। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ही अब कर देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले H2O में, उसके बाद बेटा आपके पास आएगा H2S, उसके बाद आपके पास आएगा H2SE, उसके बाद आपके पास आएगा H2TE। तो ये आपके बॉन्ड ऑर्डर है। अब बेटा ये वाला जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखना है। इसके वैल्यूज़ आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनके वैल्यूज़ याद रखो, जिसमें से हम एक दो तो याद रख चुके हैं। इसका बॉन्ड एंगल वो तो हमें पता ही है बेटा, दैट इज़ 180 डिग्री। इसका भी बेटा बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ 115 डिग्री। NO3 माइनस, इसमें तो रेजोनेंस है बेटा, ये तो रेगुलर मॉलिक्यूल है, तो ये तो 120 डिग्री का है। और NO2 माइनस में बेटा बॉन्ड एंगल इज़ 132 डिग्रीज। नहीं, मैंने एक जगह गलती कर ली है, इसमें बेटा, इसमें और यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है। मुझे यहाँ पर NO2, अगर हम NO2 को देखेंगे, आई थिंक आई हैड रिटन इट समवेयर, बॉन्ड एंगल NO2 में मैंने शायद कहीं लिखा था। तो NO2 में नहीं, NO2 यहाँ पर बेटा एक गड़बड़ हुई है मुझसे फिर से। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इट इज़ 132 डिग्रीज़। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ना वो 132 डिग्रीज़ हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इस मल्टीपल बॉन्ड और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ओपन अप हो जाएगा, और जो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा भी उसको रिपेल रोक नहीं पाता है। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड में जो रिपल्शन है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए बॉन्ड ओपन अप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। NO2 माइनस में, यहाँ पर बेटा इस NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल 115 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल 132 डिग्री होता है। तो बेटा मैं आपके लिए फिर से बना रहा हूँ, मगर आपको ये ध्यान में रखना होगा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर NO2। अब बेटा इस NO2 में ये जो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल उतनी परेशानी नहीं करता, और ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा ओपन अप हो जाता है। कितना ओपन अप होता है, 132 डिग्रीज़। उसके बाद बेटा आपके पास NO3 माइनस, NO3 माइनस तो पहले भी हम कर चुके हैं, तो ये NO3 माइनस तो ऐसे होता है।
ठीक है, इसमें तो बेटा पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो यहाँ पर तो थीटा 120 डिग्री होगा। और NO2 माइनस बेटा मैंने क्यों कहा उसमें बॉन्ड एंगल बहुत कम है, बिकॉज उसमें हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर बेटा चूंकि रिपल्शन जो है लोन पेयर से भी मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा आएंगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और ये बन जाएगा 115 डिग्रीज। देयरफॉर बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देना है, दैट मीन्स NO2 पॉजिटिव सबसे पहले आएगा, उसके बाद बेटा आपके पास आएगा NO2, उसके बाद बेटा आपके पास आएगा NO3 माइनस, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा NO2 माइनस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज़ फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? फोर्थ वन हमारे पास है NF3 और बेटा यहाँ पर हमारे पास PF3। अब बेटा यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है PF3 में हियर ड्रैगोज रूल वोंट बी अप्लाइड, यहाँ पर आप ड्रैगोज रूल नहीं लगाओगे, ड्रैगोज रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्यों बेटा? बिकॉज सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा ही है, ठीक। तो मतलब बेटा यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब दोनों पर लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे NF3 में बॉन्ड एंगल कम है, तो हम ये कह सकते हैं, नहीं ज़्यादा ही है, NF3 इज़ ग्रेटर देन PF3 बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। एक मिनट, सो लेट मी ऐड सम पेजेस। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास पांचवा जो है दैट इज़ NF3, फिर है बेटा हमारे पास NCl3, फिर है हमारे पास NBr3 और अब है बेटा हमारे पास Ni3। तो बेटा सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता होगी, सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सब में सेम है। सराउंडिंग एटम बेटा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, देयरफॉर बेटा हम कहेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम हम कहेंगे Ni3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू NBr3 उसमें ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू NCl3 उसमें ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू NF3। समझ गए? फिर जो बेटा हम अपना सिक्स्थ पार्ट कहेंगे, सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास फिर से है COF2, ठीक है। उसके बाद बेटा COCl2 यानी कि फॉस्जीन, उसके बाद हमारे पास COBr2 और उसके बाद हमारे पास, अच्छा बेटा ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, COI2। अब बेटा अगर आप इनका स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो वो भी आप इजीली बना सकते हो, दिस इज CO एंड दिस इज F, फिर है बेटा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड O, बेटा ये है ब्रोमीन, ये है आपके पास ब्रोमीन, फिर है आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये है आपके पास I, ये है आपके पास I, अगेन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। हम क्या कहेंगे? पहले वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन का, सराउंडिंग एटम का, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे COI2 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू COBr2 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू COCl2 में, और वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू COF2 में, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास सेवन्थ है, सेवन्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये आपके पास CH3 यानी कि डाईमीथाइल ईथर, फिर बेटा O पर यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है C2H5 ईथाइल मीथाइल ईथर, फिर है बेटा आपके पास यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर भी बेटा आपके पास है C2H5। इसका नाम है बेटा डाईमीथाइल ईथर। क्या नाम है? डाईमीथाइल ईथर। यहाँ पर बेटा नाम है ईथाइल मीथाइल ईथर और बेटा यहाँ पर नाम है डाई ईथाइल ईथर। समझ गए? अब देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर, सब कुछ वही है,
ठीक है, सब कुछ ये, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ा ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपके लिए लिखता हूँ, मिथाइल एंड इथाइल आर बल्की ग्रुप्स, आर बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स का मतलब बेटा क्या होता है कि इनका जो साइज़ है ना, इनका साइज़ बड़ा है। तो अगर इनका साइज़ बड़ा है तो ये ग्रुप्स आपस में नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, तो जिसके वजह से इनमें रिपल्शंस हो जाएंगी। उन रिपल्शंस को दूर करने के लिए, इन ग्रुप्स को, बल्कियर ग्रुप्स को, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए वो आपस में दूर दूर चले जाएंगे और बल्की ग्रुप्स। बट इथाइल इज़ मोर बल्की, इथाइल इज़ मोर बल्की देन मिथाइल ग्रुप, इथाइल इज़ मोर बल्की देन मिथाइल ग्रुप। तो अगर इथाइल ज़्यादा बल्की है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो वहाँ पर तो इथाइल दो जहाँ पर है उनको ज़्यादा रिपल्शंस होंगी, तो उनको ज़्यादा दूर दूर जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो आपके पास ओ, मैं इथाइल को ET लिख रहा हूँ, OET का बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू मिथाइल को मैं ME लिख रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू ET, और वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डाईमिथाइल ईथर। ये होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास अब कितने हो गए, ये 7 हो गए। 8वां बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ NOCl, और बेटा आपके पास है NO2। ठीक है, अब NOCl और NO2 में आपको देखना है। देखो बेटा NOCl कैसे होता है, इट इज़ लाइक दिस, NOCl, ये रहा NOCl, और NO2 तो बेटा आपको पता ही है, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर भी बेटा बॉन्ड एंगल अगर आप चाहो तो याद ही रख लीजिए, दैट इज़ अगेन वेरी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ का तो हमें याद ही है, दिस इज़ 132 डिग्रीज, और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो 113 डिग्री होता है। देयरफॉर आप क्या यहाँ पर क्यों कहोगे, बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या है, हियर यू हैव लोन पेयर, और यहाँ पर आपके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है बेटा, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पहले वाले मॉलिक्यूल में NOCl में बॉन्ड एंगल सुकड़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे बेस्ड ऑन मोर रिपल्शंस बिटवीन किसके बीच में, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल in NOCl decreases more as compared to that in NO2, where free unpaired electron and multiple bond do not experience high repulsions, उनके बीच में हाई रिपल्शंस नहीं होती हैं। समझ गए आप बात? क्लियर? तो बॉन्ड एंगल्स बेटा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बेटा उसी के बाद हमारे पास 9th वाला भी आ जाएगा। 9th वाला क्या है बेटा, 9th वाला हमारे पास है NOCl, हमारे पास है NO3- और हमारे पास है NO2-। अब बेटा इनका आपको पता ही होगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मुश्किल। NOCl में बेटा बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, डू यू रिमेंबर बेटा NO3 में इट इज़ एग्जैक्टली 120 डिग्री, और NO2- की जहाँ तक बेटा बात है तो इसमें बॉन्ड एंगल हमने बोला था 115 डिग्री है। तो बस बेटा ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, NO3- में, फिर बेटा बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा है, फिर है बेटा NO2- में, और बेटा फिर बॉन्ड एंगल हमारे पास NOCl में है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन बॉन्ड एंगल्स को बेटा ज़रूर याद रखिएगा। जिस बॉन्ड एंगल को अभी मैं बोलता हूँ आपको उस बॉन्ड एंगल को याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। तो ये तो 9 हो गए हमारे पास। अब हम अपने 10th वाले पर चलते हैं। 10th वाला बेटा हमारे पास क्या है, वी हैव PH3, देन वी हैव NH3, देन वी हैव NF3, देन वी हैव PF3, एंड देन वी हैव Cl2O। अब बेटा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास PH3 में तो ड्रैगोज रूल लग जाएगा, तो ड्रैगोज रूल, ठीक है,
ड्रैगोज रूल के हिसाब से यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, तो थीटा जो होगा वो नियरली 90 डिग्री होगा। लेकिन इन सब में बेटा, इन सब में होगी हाइब्रिडाइजेशन, इन सब में होगी हाइब्रिडाइजेशन। हियर हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स, हियर हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स, यहाँ इन सब में बेटा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, OCl2 की जहाँ तक बेटा बात आएगी, तो इसका जो बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ 100% गोइंग टू बी sp3। लेकिन अगर आप NH3, NF3, PF3 को देखोगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो भी होगी sp3, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी है बेटा, OCl2 में दो लोन पेयर भी हैं, तो वहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, सबसे बॉन्ड एंगल कम जो होगा ना वो होगा PH3 में, 90 तो सबसे कम होगा। तो अगर 90 सबसे कम होगा, मुझे इसको सबसे लास्ट में लिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, देखो बेटा OCl2 में तो कम आ जाएगा, OCl2, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके पास NH3 में बॉन्ड एंगल हमारे पास 160 डिग्री है। अब NF3 में सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब उसका बॉन्ड एंगल 107 से तो कम ही हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्री। अब अगर आप NF3 और PF3 में देखोगे तो सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन PF3 में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो NF3 से भी कम हो जाएगा और वो करीबन 101 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा अब तो आपको समझ में आ जाएगा, OCl2 में बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 111 डिग्री, कितना होता है, 111 डिग्री होता है, ठीक। अब आप ये भी बोल सकते हो सर क्यों 111 डिग्री होगा, इस पर तो सर दो लोन पेयर्स लगे हुए हैं। देखो बेटा इसमें होता क्या है, OCl2 में क्लोरीन, ठीक, यहाँ पर आपके पास दो लोन पेयर्स हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि दो लोन पेयर्स एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम। लेकिन बेटा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन भी बड़े साइज का एटम है। अगर आपने ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम कर दिया ना, तो क्लोरीन पर भी तीन लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर रिपल्शंस भी फिर क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। अब इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ये जो मैंने ये बॉन्ड एंगल बनाया है ना, ये थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है, और इसका वैल्यू जो है वो नियरली कितना होता है, 111 डिग्री होता है, ठीक है, 111 डिग्री होता है। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन आएगा, सबसे ज़्यादा Cl2O आएगा आपके पास, Cl2O के बाद आपके पास NH3 आएगा, NH3 के बाद आपके पास NF3 आ जाएगा, NF3 के बाद आपके पास PF3 आएगा, और सबसे लास्ट में आपके पास PH3 आ जाएगा, बिकॉज PH3 में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी इसका क्लोरीन का लिखवा भी दूंगा, अलग से भी मैं इसका आपको रीज़न भी दिखा दूंगा। चलिए वो लिख लेते हैं, रीज़न क्या लिखेंगे बेटा, इन केस ऑफ किसके केस में, इन केस ऑफ Cl2O, even though the central atom has two lone pair of electrons, yet the bond angle is high. It is due to the fact that the two chlorine atoms directly attached to oxygen atom are also big in size, and they also have three lone pair of electrons, ठीक है, 3 lone pair of electrons। to minimize these repulsions, the bond angle in Cl2O is greater than
एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड आप ये कर रहे थे कि इसका बॉन्ड एंगल छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो बेटा ये हमारे पास एक और केस था। उसके बाद हमारे पास जो 11th केस है बेटा, दैट इज़ अगर आपको करना होगा BeCl2, बेटा आपके पास होगा BF3, आप बेटा आपके पास CH4 होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, BE यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन sp, BF3 में sp2, कार्बन यहाँ पर sp3। तो सिंपली बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा था कि मोर द s कैरेक्टर मोर इज़ द बॉन्ड एंगल। तो किसका s कैरेक्टर ज़्यादा, पहले वाले का, वो 180 होता है, तो BeCl2 में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू BF3 जहाँ 120 होता है, एज़ कम्पेयर टू CH4 जहाँ 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। फिर बेटा हमारे पास 12वां है, देन यू हैव H2O, देन यू हैव बेटा F2O, देन यू हैव बेटा Cl2O। अगेन a very important question, a very important question। देखो बेटा, अब इसको देखकर आप क्या कहोगे, आप कहोगे सेंट्रल एटम भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, सराउंडिंग एटम को देखो। तो बेटा अगर आप देखोगे ना, इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। द एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज़ बेटा कि जिस सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो हम बोलेंगे OF2 में कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू किस में, OCl2 में। और सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए OH2 में। लेकिन यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक्चुअल ऑर्डर जो है वो भी अब आपको समझ में आ जाएगा, नो डाउट बेटा। एक्चुअल ऑर्डर में आपको क्या देखना है, OF2 डेफिनेटली इसका छोटा है, लेकिन इसके बाद बेटा आ जाता है OH2, उसके बाद बेटा आ जाता है OCl2। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था पहले, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, H2O में जो बॉन्ड एंगल है ना, वो है ना हमारे पास 104.5 डिग्रीज। और अभी हमने देखा था कि जब हमारे पास Cl2 होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 111 डिग्रीज। ये तो बेटा हो गया याद रखने के लिए। लेकिन अगर आपको मैंने अभी कॉन्सेप्चुअली भी बताया कि इन दोनों ने अपनी पोजीशंस क्या कर ली हैं, इंटरचेंज, क्योंकि बेटा क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर है और क्लोरीन का साइज़ भी बड़ा है। तो अगर वहाँ पर बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि रिपल्शन जो क्लोरीन के लोन पेयर है उनके बीच में ज़्यादा हो जाएंगी। तो उनको दूर करने के लिए क्लोरीन दो एटम्स आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं, विद द रिजल्ट बॉन्ड एंगल वहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इसका भी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट केस है 13th वाला जो हमारे पास ऑर्डर है, दैट इज़ CH4, दैट इज़ NH3, दैट इज़ H2O। अब बेटा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ लोन पेयर की बेसिस पर देखोगे, लोन पेयर इसमें कोई नहीं, इसमें एक, इसमें दो, लोन पेयर ज़्यादा जितने होंगे बॉन्ड एंगल कम। देयरफॉर बेटा हम कहेंगे CH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू NH3, एज़ कम्पेयर टू H2O। CH4 का बॉन्ड एंगल बेटा आपको याद ही होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज। तो इसको भी याद रखिएगा कि मैंने किस बेसिस पर दिया। सो आई विल राइट हियर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं उसी की बेसिस पर बेटा हमने ये आंसर दिया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास बॉन्ड एंगल का पैरामीटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है बेटा, दैट नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड लेंथ, और ये भी अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम कहेंगे अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन, अब यहाँ पर मैं ठीक लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, सबसे पहले बेटा आपको पहला पार्ट में बताऊं, O3 के बाद बेटा आपके पास है H2O2 के बाद आपके पास है O2, और O2 के बाद आपके पास है KO2। तो बस बेटा इसमें भी बहुत आसान, सर इसमें क्या करना है, तो बेटा इसमें तो और आसान, आपके पास सवाल का आंसर लिखना है। तो क्या है सर वो, बेटा O3, डू यू रिमेंबर O3 में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर से देख लो बेटा। तो O3 का स्ट्रक्चर बेटा अगर आपको याद है वो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। अब इसमें तो रेजोनेंस है, तो यहाँ पर तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दैट इज़ 1.5। H2O2 को कैसे देखें बेटा, H2O2 इज सिंपली O2 2- पर ऑक्साइड आयन, और पर ऑक्साइड आयन का बेटा अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर याद हो, सो दैट इज़ अराउंड 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1। O2
O2 का बेटा बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका देखोगे तो वो 2 है। उसके बाद बेटा O2 माइनस का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे दैट इज़ 1.5। तो बेटा अब हमें पता है मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज़ द बॉन्ड लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी O2 की। O2 के बाद बेटा क्या होगा O2 माइनस, और O2 माइनस नियरली होगा बेटा बराबर O3 के, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 2 माइनस के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका सेकेंड पार्ट जो बेटा हमारे पास है दैट इज H2O2 एंड दैट इज O2F2। अब बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं आपको सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक रूल भी बता देता हूँ। क्या रूल है बेटा, whenever two second period elements are bonded by a single bond, and these two atoms have lone pair of electrons, ये LP है बेटा, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, have lone pair of electrons over them, then the bond length of the single bond is generally more than expected, इसका ध्यान रखिएगा बेटा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऊपर है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, तो चूंकि उनका साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। मतलब लोन पेयर दो आपस में नज़दीक हो जाएंगे तो उनकी रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी। तो उन रिपल्शंस को दूर करने के लिए बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप चेक कीजिए बेटा H2O2, देखो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक। अब अगर आप चेक करोगे बेटा, देखो दो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लोन पेयर भी है, और अगर आप चेक करोगे ऑक्सीजन में इस बॉन्ड पेयर को भी ऑक्सीजन की तरफ ही होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा इन दो ऑक्सीजन एटम्स पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होना पड़ेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप O2F2 की बात करोगे बेटा, O2F2 की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या सर इस पर लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल है बेटा, जो H2O2 में है वही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टर जो है कि अब बॉन्ड पेयर किसकी तरफ होंगे, फ्लोरीन की तरफ, तो उतना ज़्यादा इस बॉन्ड को इलोंगेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर बेटा हम कहेंगे H2O2, सॉरी नॉट, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो मैं वही कंटिन्यू रखूँगा। आई विल राइट कि जो O2F2 में बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू जो किस में है, जो O2H2 में है। और हम किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, OO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो बेटा इसी तरह से आपके पास एक छोटा मोटा सा मैं एक सवाल लिख देता हूं, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। द NF bond length in NF3 molecule is greater than expected, value, explain, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसका रीज़न भी बेटा सिंपल है, अगर आप चेक करोगे आप ऐसे लिखोगे, सिंस नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स with lone pair of electrons, hence to minimize
द लोन पेयर रिपल्शंस को कम करने के लिए द NF bond gets stretched and hence the bond length is greater than expected. अब आप एक सवाल ज़रूर पूछ सकते हो, सर ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ कहाँ से आएगी? तो बेटा ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ आएगी स्टीवनसन शूमेकर्स इक्वेशन से, जहाँ पर आप DNF को निकालोगे R of N प्लस R of F माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ये है एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ। लेकिन इधर से जो बॉन्ड लेंथ आएगी आपको एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगी, तो उसी का रीज़न मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवा दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन यही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है हमारे पास CH3COO माइनस, उसके बाद है हमारे पास CO32 माइनस और लास्ट में है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, CH3CO माइनस में बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1.5 इफ़ यू रिमेंबर। इसमें रेजोनेंस भी है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। हाँ, अब आपको मे भी कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने CO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर कहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो ऐसे कर सकते हो और दूसरा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब कुछ उसको ऐसे बना सकते हो, है कि नहीं? तो अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा ना इसका शायद 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, वही आएगा आपके पास 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। CO32 माइनस बेटा इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3 होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ देनी है तो सबसे बॉन्ड लेंथ कम कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बेटा वो है CH3COO माइनस में और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बेटा होगी CO32 माइनस में। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हमारे पास चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट कौन कौन सा है बेटा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद बेटा साथ ही साथ में हमें बेंजीन मॉलिक्यूल भी दिया गया है। ठीक है सर, और बेटा साथ ही साथ में हमें CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन दिया गया है। और हम किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा बेटा CC बॉन्ड लेंथ। अब बेटा आपको तो पता ही है क्या कि पहले वाले मॉलिक्यूल में अगर आप CC बॉन्ड लेंथ देखोगे तो इसमें तो रेजोनेंस है और रेजोनेंस के टाइम पर आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा दोगे, आपके पास इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH डबल बॉन्डेड टू CH2 बनेगा। तो बेटा यहाँ पर ज़रा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो बन जाएगा बेटा आपके पास 1.5। सर आप किस CC बॉन्ड की बात कर रहे हैं? बेटा मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले साइड से भी आप देखिए इधर पर 2 है, बीच वाले में 1 है, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2। बेंजीन में बेटा अगर आप चेक करेंगे, इफ़ यू चेक इन बेंजीन में कोई से 2 एटम्स उठा लो, इन 2 को पकड़ लो, अब इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे दैट विल बी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, वो भी बन जाएगा 1.5। लेकिन अगर आप इस प्रोपेन में चेक करोगे तो बेटा यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़रूर 1 ही हो जाएगा। दिस इज़ ओनली ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो मैं कहूँगा CH2 डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH2 पॉजिटिव, इसका नियरली सेम है एज दैट ऑफ बेंजीन, और बेटा वो छोटा है एज कंपेयर टू CH3 CH2 CH3। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम बेटा अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट बेटा दैट इज़ SO2। ठीक है सर, उसके बाद बेटा SO3। ठीक है सर,
उसके बाद बेटा SO3 2 माइनस, और उसके बाद बेटा SO4 -2। आपको कौन सी बॉन्ड लेंथ, SO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो SO2 बेटा, SO2 तो ऐसे है, SO3 बेटा ये तो आपको और आसानी से आना चाहिए, ठीक है। SO3 2 माइनस, तो बेटा ये तो ऐसे है। फिर बेटा SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपके पास 2 है, यहाँ पर भी बेटा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 है, यहाँ पर बेटा आपने बॉन्ड ऑर्डर अगर रेजोनेंस से निकालोगे सो वो आपको मिलेगा 1.33, और यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर हम पहले भी निकाल चुके हैं, दिस इज 1.5, 9/6 होता है तो वो 1.5 बन जाता है, ठीक है। तो बेटा बस चेक कीजिए, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो बेटा हम कहेंगे SO2 नियरली सेम एज SO3, वो छोटा होगा एज कंपेयर टू SO4 -2, और वो छोटा होगा एज कंपेयर टू SO3 -2। समझ में आई बात, ठीक है। फिर सिक्स्थ बेटा, सिक्स्थ आपके पास है ClO माइनस, फिर आपके पास है बेटा ClO2 माइनस, फिर आपके पास है ClO3 माइनस, और लास्ट में बेटा आपके पास है ClO4 माइनस, ठीक है। तो ClO माइनस बेटा इसमें तो कुछ नहीं करना है, इट इज़ लाइक दिस, ClO2 माइनस बेटा वो ऐसे है, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस बेटा ये तो ऐसे है, और ClO4 माइनस, ClO4 माइनस तो बेटा ये कुछ ऐसे है आपके पास, ठीक। नाउ इफ़ यू से पहले वाले में बॉन्ड ऑर्डर, बेटा पहले वाले बॉन्ड ऑर्डर में तो सिंगल बॉन्ड ही है, दूसरे वाले का जब आप बॉन्ड ऑर्डर इवेल्युएट करोगे तो इसमें तो रेजोनेंस है, ये तो 1.5 आ जाएगा, इसका जब आप निकालने की कोशिश करोगे दिस विल टर्न आउट टू बी 1.67, ठीक है, 5/3 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे ये बनेगा 7/4, और जो बेटा आपके पास बन जाएगा 1.74। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, तो बेटा सबसे कम किस में होगी ClO4 माइनस, उसके बाद बेटा आपके पास होगा ClO3 माइनस, उसके बाद बेटा आपके पास होगा ClO2 माइनस, और लास्ट में बेटा आपके पास आएगा ClO माइनस, ठीक है। दिस इज, अच्छा हाँ मैं किस बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, ClO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा अब हम अपना 7th पार्ट कर लेते हैं। 7th पार्ट बेटा आपके पास है BF3 और BF4 माइनस, ये तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। BF3 में क्या होती थी, बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, BF। अब BF4 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो वहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर आपने निकाला होगा वैसे इस बैक बॉन्डिंग की वजह से ही हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो हम सिंपली कहेंगे बेटा BF3 में बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू बेटा BF4 माइनस, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास 8th पार्ट, दैट इज अगेन NO2 पॉजिटिव एंड देन यू हैव NO2 माइनस। अब चेक करो बेटा NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो ये ऐसे है, ठीक है। NO2 माइनस, NO2 माइनस बेटा शायद ये आपको पता होगा ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बेटा मैं NO बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस इज द बॉन्ड लेंथ, तो बेटा हम कहेंगे NO2 पॉजिटिव में बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू जो NO2 माइनस में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहाँ से एक बात ज़रूर ध्यान में अच्छे से रखिएगा, आपका 9th पार्ट जो आने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। CH F F और F, ठीक है, और यहाँ से बेटा CH, और बेटा यहाँ से आपके पास Cl Cl और Cl। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस बॉन्ड लेंथ का नाम है X, इस बॉन्ड लेंथ का नाम है Y, और क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर X एंड Y, कंपेयर X एंड Y। अब याद कीजिए बेटा आपके पास बेंट्स रूल का एक्सटेंशन है, आप देख रहे हो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इन 3 बॉन्ड्स को S कैरेक्टर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
एस कैरेक्टर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड का जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो गया होगा और इसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ना मोर द एस कैरेक्टर। हम जानते हैं जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो हम कहेंगे सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, hence the increase in percentage S character, hence the increase in percentage S character in CHF3 is more than that in CHCl3। तो बेटा आप क्या कहोगे, you will say hence x is less than y, hence x is less than y। अब बेटा एक और बात भी यहां पर समझ लीजिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको अगर अब कोई क्वेश्चन कहेगा, वहां से ही क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, लेट दिस बॉन्ड लेंथ बी L1, लेट दिस बॉन्ड लेंथ बी L2, कंपेयर L1 एंड L2। अब क्वेश्चन आया कि कंपेयर करो L1 एंड L2 से। अब बेटा आप क्या कहोगे, अभी आप कहोगे कि सर हमने बेंट्स रूल के एक्सटेंशन से कहा कि CF बॉन्ड का परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो जाएगा और CCl का भी कम होगा, लेकिन ज़्यादा कम कहाँ होगा, CF में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर इस CF बॉन्ड का देखोगे आप तो इसका परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो गया है, ठीक है, और इसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा ही है, इसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा ही है। तो जानते हैं बेटा हम, जितना ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होगा उतनी कम होगी बॉन्ड लेंथ, होगी कि नहीं। तो बेटा हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम सिंपल रीज़न इसका देंगे, सिंस द डिक्रीज in percent S character is more for fluorine, तो फिर आप क्या कहोगे, hence L1 is greater than L2, कहोगे ना, बिल्कुल कहोगे यहाँ पर तो ज़्यादा S character डिक्रीज हुआ है, more S character has decreased। लेकिन बेटा यहाँ पर याद रखिएगा, but this is not true, यही मैं आपको यहाँ पर बोलने वाला था, but this is not true, ठीक है। क्यों बेटा, बिकॉज द लॉस इन एस कैरेक्टर इज नॉट a deciding factor for CF और CCl bond length, इनमें वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। Here the answer is based on extent of overlap. Here the answer is based on extent of overlap। और बेटा extent of overlap से भी आप आंसर निकालना जानते हो, क्या मतलब उसका, कि फ्लोरीन और कार्बन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और कार्बन और क्लोरीन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे C and F is a 2p2p overlap, is a 2p2p overlap, but CCl is a 2p3p overlap, is a 2p3p overlap, hence हम क्या कहेंगे बेटा, L1 जो है वो छोटा होगा L2 से। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये हमने आज के लेक्चर में हमने सीखा 2 बॉन्ड पैरामीटर्स, एक कौन सा, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि जो बॉन्ड एंगल्स मैंने आपको बोला है याद रखने के लिए, उनको ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हाई प्रोबेबिलिटी उनकी होती है कि वो फिर से रिपीट हो जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। सो आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जहां आपको नहीं समझ में आया है
प्लीज़ शेयर योर कंसर्न्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, कीप ऑन स्टडिंग, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड।